नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रेनें अब प्राइवेट हो चली हैं। 151 ट्रेनें प्राइवेट हो गई हैं और सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें अब ये प्राइवेट ट्रेनें कभी भी अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकेंगी टिकट का, और यहाँ पर सरकार इसमें कोई दखल नहीं दे पाएगी। इस वक्त बड़ी खबर, जनता को बड़ा झटका सरकार ने दिया है और रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ दिन भर की बड़ी खबर में आपको राजस्थान के सियासी हलचल के बारे में भी बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर बागी विधायकों को हाईकमान ने माफ कर दिया तो मैं भी गले लगा लूंगा। और तीसरी बड़ी खबर में फिर से जिक्र होगा राजस्थान की सियासत का। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर रेलवे को प्राइवेट बनाने के भाजपा के इस फैसले का आप विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। रेलवे ने किया साफ, निजी ट्रेनों का किराया बढ़ने पर सरकार नहीं देगी कोई भी दखल। 151 ट्रेनें होंगी प्राइवेट। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच भारतीय रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेटर्स निजी ट्रेनों का किराया जितना चाहे उतना रख सकते हैं, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। भारतीय रेलवे ने कहा कि निजी ऑपरेटर्स के लिए यात्री ट्रेनों का किराया तय नहीं किया गया है और न ही अभी इसकी कोई सीमा तय की गई है। साथ ही रेलवे ने ये भी कहा है कि अगर निजी संचालक किराया बढ़ाते भी हैं तो इसमें सरकार का कोई दखल या सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यानी अब निजी ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर्स जो भी ट्रेन चलाएंगे वो उसका किराया अपनी मर्जी से या बाजार के हिसाब से तय करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि रेलवे 109 रूट्स पर 151 ट्रेनों को चलाने का काम 35 साल के लिए निजी ऑपरेटर्स को देने की योजना कर चुका है। इतना ही नहीं, रेलवे चाहती है कि इस प्रावधान को कोई कोर्ट में चुनौती ना दे पाए, इसलिए इसे सरकार जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिला लेगी। रेलवे एक्ट के तहत सिर्फ केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय मिलकर रेलवे के किराए का निर्धारण करेंगे। हालांकि अभी ट्रेनों को निजी हाथों में देने से पहले कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को क्लियर देने होंगे, जैसे ट्रेनों का 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलना, दुर्घटनाओं के बाद की स्थिति और उनकी मेंटेनेंस को लेकर अभी कई सवाल हैं जो हल किए जाने हैं। वहीं रेलवे के किराए को लेकर सरकार की तरफ से एक अधिकारी ने कहा कि अब ये निजी हाथों में होगा और अब वही इसका किराया तय करेंगे। निजी संचालक ऑनलाइन टिकट बेच सकेंगे और सरकार किराया बढ़ाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। हालांकि उम्मीद है कि किराया लागत को देखते हुए बढ़ाया जाएगा। बहरहाल अब सरकारी हाथों में ट्रेनें नहीं रहेंगी और सेवाएं जल्द महंगी हो जाएंगी, यानी अब यात्री अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बागी विधायकों के गहलोत का संदेश, हाईकमान ने माफ किया तो मैं भी गले लगा लूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बागियों पर सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताजे बयान में कहा है कि जो लोग सरकार गिराने की साजिश में लगे थे, अगर वह आला कमान के पास जाते हैं और आला कमान उन्हें माफ कर देता है तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 3 बार मुख्यमंत्री था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मैं जो भी कर रहा हूं पार्टी और जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल में लगी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ रहा है। यह सब करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता है, उनसे टक्कर लेने के चक्कर में राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए सब हो रहा है। वसुंधरा जी का पता नहीं है आजकल वह कहां हैं। गुलाब चंद कटारिया मीडिया के सामने हमें गालियां देते हैं, मगर उनकी भी क्या सोच है पता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को 2 बार मौका दिया लोगों ने, उन्होंने थाली बजवाई, ताली बजवाई, बेल बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि राजस्थान में जो तमाशा चल रहा है उसे बंद करवाएं। यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की रेट बढ़ रही है, यह क्या तमाशा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि उन्हें कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सीएम गहलोत ने कहा अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो ही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप रात दिन जागते सोते हर वक्त
सोचते हैं कि किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। उन्होंने कहा, चुनी हुई सरकार यदि इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 9 अगस्त को प्रदेश भर में मनाई जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। जी हां दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी 29 स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य सरकार की ओर से उनके घर जाकर अभिनंदन किया जाएगा। देश को आज़ाद कराने में इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश को आज़ाद कराने में इन सभी ने अमूल्य योगदान दिया। उनके त्याग, समर्पण एवं देश प्रेम के जज्बे के सामने हम सभी नतमस्तक एवं कृतज्ञ हैं। इन्हीं की बदौलत हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो सका। युवा पीढ़ी को इनके त्याग एवं समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की अधिक उम्र को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट घर पर जाकर उनका अभिनंदन करें। सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को शुभकामना संदेश प्रदान कर तथा अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका सम्मान किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, सरकार सच बताए हमारी कितनी छीन गई जमीन। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चीनी मामले पर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वह हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन छीन गई है। अखिलेश यादव ने ये बातें लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह पर पत्रकारों से कही। अखिलेश यादव शनिवार को बकरीद के मौके पर ईदगाह पहुंचे थे। यहां पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि देश सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पहले पाकिस्तान परेशान करता था, अब चीन। सरकार को सच बताना चाहिए। अखिलेश ने यूपी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का तो ये मानना है कि ठोकों से ही काम चलता है। जो लोग ठोकों पर भरोसा करते हैं वो कब पुलिसिंग को बेहतर करेंगे। 100 नंबर डायल रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर क्यों नहीं किया सरकार ने। अगर ठोको नीति पर ही भरोसा करते रहेंगे तो पुलिस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हुए शनिवार को कहा कि अपराध की वारदातों पर अंकुश लगाने में वह असफल साबित हो रही है। श्रीमती वाड्रा योगी सरकार पर राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार हमला कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। श्रीमती वाड्रा ने राज्य सरकार पर बुलंदशहर में हुई अपहरण की घटना को लेकर तीखा हमला किया और आरोप लगाया वह अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर हैं। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस की जांच पर बोले उद्धव, महाराष्ट्र और बिहार में विवाद ना पैदा करें। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे। लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह केस में राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष इंटरपोल या नमस्ते ट्रंप के फॉलोअर्स को भी जांच के लिए ला सकता है। देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि यह वही पुलिस है जिसके साथ उन्होंने 5 साल काम किया है। यह वही पुलिस है जिसने कोरोना के साथ लड़ाई के दौरान कई बलिदान दिए हैं। वही इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस लंबे वक्त से मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि 15 करोड़ रुपया खाते से निकल गया। फिर कैसी जांच हो रही है। दरअसल बिहार पुलिस ने जब मामले को संभाला, सुशांत के परिजनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि सुशांत के खाते से कुछ ही वक्त में करीब 15 करोड़ रुपए निकल गए थे।
करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, ऑडियो टेप जांच में पाई गई सही। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने ऑडियो टेप की एफएसएल जांच करवाई थी जो सही पाई गई है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई है कि अब आगे की जाँच के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास के नमूने की जाँच जरूरी है। एसओजी के अनुसार वायरल ऑडियो एफएसएल जांच के लिए 28 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। एसओजी ने कोर्ट से कहा है कि नोटिस देने के बावजूद राजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा वॉइस सैंपलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट आदेश दे कि आगे की जांच के लिए वे अपना वॉइस सैंपल एसओजी को दें। उधर कोर्ट में संजय जैन ने आवास के नमूने देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राजनीतिक मामला है और मुझे जाँच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आवास के नमूने का गलत प्रयोग कर मुझे फंसाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने आवास के नमूने देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 अगस्त को मांगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर, शपथ पत्र में गलत जानकारियां देने का आरोप। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंधिया पर आरोप है कि उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले छिपाकर राज्यसभा चुनाव लड़ा है। भिंड जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की है। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया, इस याचिका में कहा गया है कि याचिका में जोर दिया गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है। नियमानुसार नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन छिपा ली गई। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था। भले ही सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है और भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए प्रस्तुत नामांकन पत्र में सिंधिया ने उक्त मामले की जानकारी पेश नहीं कर उसे छुपाया। यह आयोग के नियमों का उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण सही है, लेकिन इसमें कई कागजी बातें हैं तथा अनेक प्रावधानों को लागू करने का रास्ता नहीं सुझाया गया है। सिब्बल ने कहा, नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कहूंगा कि इसका दृष्टिकोण सही रास्ते पर जाता है, लेकिन इसके अनेक प्रावधानों एवं प्रस्तावों को लागू कैसे किया जाएगा, इसका रास्ता नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा, इसमें कई कागजी बातें हैं जिन्हें लागू करना मुश्किल है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधारों की बात कही गई है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि नई नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रंग सरकार के दौरान शिक्षा पर जीडीपी का 3.2% से अधिक खर्च होता था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान शिक्षा बजट में आवंटन में कमी आई है। ऐसे में शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च होने के अनुपालन को लेकर उन्हें संदेह है। सिब्बल ने कहा कि नीति में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात कही गई है, जिसे बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक किया जा सकता है, लेकिन देश के अलग अलग स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कठिनाई आएगी क्योंकि उनके अभिभावकों का तबादला होता रहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के दौरान देश बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की ओर बढ़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बोर्ड परीक्षा को फिर लागू कर दिया। अब नई नीति में फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, पाठ्यक्रम का मानक तैयार करने जैसी कई बातें कही गई हैं, लेकिन इनका रास्ता स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ कला की पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा में एकल नियामक का गठन, उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने तथा विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने जैसी कई बातें कांग्रेस नीति संपर्क सरकार के दौरान आगे बढ़ाई गई थी। भाजपा इसका पहले विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसी राह पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार से 6 साल बर्बाद कर दिए गए। सिब्बल ने कहा, हम जिस रेलगाड़ी को चलाना चाहते थे, पहले
भाजपा उसका विरोध करती थी और उससे अलग हो गए थे, लेकिन अब उसी रेलगाड़ी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इसमें संदेह है कि कोई भी विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में अपना परिसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, यह नई शिक्षा नीति में स्पष्ट नहीं है। अनुसंधान कोष को कैसे लागू किया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता ने आशंका व्यक्त की कि अनुसंधान कोष का पैसा कुछ खास संस्थाओं को चला जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में मनाई जा रही बकरीद, जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। जी हां दोस्तों, देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 6:05 पर नमाज अदा की गई। कोरोना संकट के चलते जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन ने दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की। जामा मस्जिद में तैनात पुलिस कर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को मस्जिद में प्रवेश दिया। हालांकि जामा मस्जिद में नमाज के दौरान मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना संकट में कुछ नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए, तो वहीं कुछ इसका उल्लंघन करते भी नजर आए। मस्जिद में आगे बैठे लोग तो दूरी बनाकर नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे लोग बेहद नजदीक बैठकर नमाज अदा करते दिखे। कुछ लोगों ने मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग जल्दबाजी में एक दूसरे से सटकर बाहर निकलते दिखे। कई बिना मास्क के मस्जिद में घूमते नजर आए। हालांकि लोगों ने माना कि कहीं न कहीं कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। उनका ये भी कहना था कि ज्यादातर लोगों ने नियमों का पालन किया। देरी से पहुंचने पर कुछ से नियमों का उल्लंघन हुआ। बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही मौके पर ईदगाह जाकर या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल फितर पर शीर खुरमा बनाने का रिवाज है, जबकि ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के संकट की वजह से स्थिति अलग है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार पाबंदियां लगा रही है। लिहाजा एहतियात के साथ पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राज्य में शराबबंदी की सफलता को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने एक मामले का उल्लेख किया जिसमें एक पार्षद कथित तौर पर नशे में उन्हें और उनके पिता रामविलास पासवान को अपशब्द कह रहा है। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा है कि खबरों में दावा किया गया है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नशे में धुत था। चिराग और उनके पिता रामविलास पासवान के लिए अपशब्दों के प्रयोग और धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चिराग पासवान ने कहा, शराबबंदी आपकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। अगर प्रतिबंधों के बाद भी शराब बेची और पी जा रही है तो यह शराबबंदी के दावे पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि चिराग पासवान बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, जबकि दोनों ही पार्टियां भाजपा की सहयोगी है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, भाजपा को झटका। पूर्व विधायक बीजेपी छोड़ वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटे। जी हां दोस्तों, उत्तरी बंगाल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विपल्प मिश्रा करीब एक साल बाद ही भाजपा का दामन छोड़ शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। दक्षिण दिनाजपुर जिले की हरिरामपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे मित्रा पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। मित्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में लौटना उनके लिए घर वापसी जैसा है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, हम विपल्प मित्रा का स्वागत करके प्रसन्न हैं। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस की रैली के दौरान पुराने नेताओं से पार्टी में वापस आने को कहा था। मित्रा ने उसी पर वापसी की है। मित्रा के साथ ही उनके छोटे भाई और अन्य समर्थक भी तृणमूल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, योगी सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते पिछड़ गया यूपी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के चलते यूपी सपा शासन में जितना आगे बढ़ा था उतना ही पीछे चला गया है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान कर कहा कि भाजपा नेतृत्व के पास ना कोई लक्ष्य है और ना ही कोई विजन है। वे अब तक एक भी अपनी योजना लागू नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव घर-घर में हमें जनता को भाजपा
भाजपा के झूठे दावों की सच्चाई बतानी होगी। प्रदेश में आपराधिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। अपनी सरकार में बढ़ती अराजकता से अब भाजपा विधायक सांसद भी परेशान हैं। जंगल राज से डरे हैं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। जब सत्ता दल के विधायक सांसद तथा महापौर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो जन सामान्य की क्या पूछ होगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के अवैध खनन, शराब तस्करी आदि धंधों में संलिप्तता की बातें भी आई। इस बात पर भी गंभीरता चिंता जताई गई कि प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और फर्जी एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। प्रदेश में माफिया, नेता और नौकरशाही के गठजोड़ से अपराध थम नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तमाम आदेशों के बावजूद संक्रमित मरीजों की देखभाल में लापरवाही हो रही है। कोविड-19 कोरोना मरीज की भर्ती में दिक्कतें हैं। एम्बुलेंस में ही कई बीमार दम तोड़ चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।